हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्रतिदर्श के लिए जो प्रायिकता सिद्धांत और दैव प्रतिचयन था, तो प्रायिकता सिद्धांत और दैव प्रतिचयन के बारे में अध्ययन किया था। प्रायिकता सिद्धांत होता क्या है, दैव प्रतिचयन क्या होता है, प्रायिकता जो ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से प्रायिकता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आज के बिंदु के अंतर्गत हम जी प्रायिकता सिद्धांत और दैव प्रतिचयन के अंतर्गत जिन विधियों का या जिन रीतियों का प्रयोग किया जाता है, उन रीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा बिंदु या टॉपिक जो हमारा रहेगा वही रहेगा जो हमने कल लिखा था। क्या रहेगा बच्चों? प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिचयन। हेडिंग क्लास अध्याय वही पंचम चल रहा है हमारा। हेडिंग डाल लीजिए सही विद्यार्थी, प्रायिकता सिद्धांत एवं दैव प्रतिचयन। प्रायिकता सिद्धांत और दैव प्रतिचयन के बारे में आप सभी को मैंने विद्यार्थियों को एक उदाहरण के माध्यम से या इसका जब मैंने सूत्र लिखाया था प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो उस समय मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से सिक्कों के बारे में, ताश के पत्तों के बारे में उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया भी था। आज उन्हीं विषय बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आगे चल प्रारंभ कर रहे हैं। इनमें रीतियों के बारे में अध्ययन किया गया था। अध्ययन करने से पहले हम आप सभी को बता दें, अवगत करा दें कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे अंतिम प्रमुख बात, पूछने का जानने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे आते हैं। हेडिंग हमारी वही प्रायिकता सिद्धांत व दैव प्रतिचयन। इसमें कुछ सामान्य बातें पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम विधियों और रीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें सामान्य है कि विविध गुणों वाले समग्र समग्रों में से चयनित जो इकाइयां होगी हमारे, चयनित कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के इकाइयों के जो हमारी इकाइयां होती है, विभाजित होती है, उसके बारे में। तो प्रतिनिधि इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की, जो परिणाम ज्ञात किए जाते हैं, जो रिजल्ट निकाले जाते हैं, उसी के बारे में है। तो निष्कर्ष निकालने की विविध गुणों वाले समग्र में से चयनित कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की तर्कपूर्ण जो विधि होती है, उस तर्कपूर्ण विधि को आगमन विधि कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? तर्कपूर्ण विधि को आगमन भी कहा जाता है। आगमन कहा जाता है। इसमें इकाइयों का आगमन होता है, इकाइयों के आधार पर प्रतिदर्शों का मापन किया जाता है। तो देखिए सांख्यिकी विश्लेषण से एनालाइज करना कहने का तात्पर्य है, सांख्यिकी विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, उसी के बारे में। तो सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को समग्री संपूर्ण इकाइयों से या समग्र में से समग्र पर लागू किया जाता है। समस्त समग्र पर
लागू किया जाता है, लागू किया जाता है। मुझे प्राप्त जो परिणाम प्राप्त होंगे उन परिणामों को समग्र की जो संपूर्ण इकाइयां होगी उन संपूर्ण इकाइयों पर लागू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो यह दो आधारभूत परिणामों पर आधारित होता है, आधारित है, ये परिणाम क्रमशः, ये परिणाम कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं, ये नियम क्रमशः महांक जड़ता नियम नंबर 1, महांक जड़ता नियम, और नंबर 2 दूसरा जो बताया गया हमारा है सांख्यिकीय नियमितता नियम। दूसरा जो नियम बताया गया है हमारा है सांख्यिकीय नियमितता नियम। दो नियमों पर आधारित है, जो प्रायिकता सिद्धांत और दैव प्रतिचयन है। तो प्रायिकता सिद्धांत जो प्रतिचयन के आधार पर जो लिया जाता है, ये दो नियमों पर आधारित है। प्रथम नियम हमारा महांक जड़ता नियम और दूसरा नियम है जो सांख्यिकीय नियमितता नियम। दोनों नियमों के बारे में आराम से पढ़ेंगे विस्तारवर। तो नंबर 1 डाले से विद्यार्थी महांक जड़ता नियम। प्रथम नियम हमारा है महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता जो नियम है, इस नियम में क्या बताया गया है कि इन समूहों के आधार पर परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं, बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो इसमें लिखिए महांक जड़ता नियम में इस नियम को बड़े समूहों की स्थिरता का सिद्धांत या नियम भी कहा जाता है। इस नियम को बड़े समूहों की जो स्थिरता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कह रहे हैं बड़े समूहों की स्थिरता का नियम भी, स्थिरता का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। जो हमारा महांक जड़ता जो नियम है, तो महांक जड़ता नियम का जो उपनाम आ गया बच्चों, दूसरा उपनाम क्या हो गया हमारा, उसका दूसरा नाम हो गया बड़े समूहों की स्थिरता का सिद्धांत भी महांक जड़ता नियम को कहा जाता है। आगे इसके अंतर्गत है कि यह सांख्यिकीय नियमितता का सांख्यिकीय नियमितता नियम का क्या है बच्चों, उपप्रमेय बताया जाता है। क्या बताया गया, उपप्रमेय है, उपप्रमेय है, यानी इसके उपप्रमेय की संज्ञा दी गई है इसको, तथा यह नियम यह भी बताता है कि यह
भी बताता है कि, और क्या बताता है नियम, यह बताता है कि छोटे समूह की अपेक्षा, छोटे समूह जो बने हुए होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि छोटे समूह की अपेक्षा जो हमारे बड़े समूह होते हैं, तो बड़े समूह में स्थिरता अधिक पाई जाती है। छोटे समूह की अपेक्षा बड़े समूह में अधिक स्थिरता पाई जाती है, अधिक स्थिरता होती है, यानी कि वो परिवर्तनशील, वो आंकड़े जो मापन होते हैं वे परिवर्तनशील कम होते हैं, तो स्थिरता का या जड़ता का नियम पाया जाता है। स्थिरता होती है या जड़ता होती है, सब लोग स्थिरता या, दो रूप बताए गए इसमें आपके पुस्तक में, स्थिरता या जड़ता, जड़ता होती है। जड़ता से तात्पर्य क्या है, वह एक ही बिंदु पर फिक्सेबल रहता है, वह परिवर्तनशील नहीं होता है। मांग जड़ता जो नियम हमारे इस नियम में ये बताया गया है, इस नियम को बड़े समूहों की स्थिरता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका उपनाम आ गया। और जो ये हमारा मांग जड़ता नियम है, इस नियम को सांख्यिक नियमता का नियम का उपनाम में भी कहा जाता है। और यह जो नियम क्या बताता है कि छोटे समूह की अपेक्षा जो बड़े समूह होते हैं, जो बड़ी यानी बड़े समूह तात्पर्य है जिन समूहों में या जिस अनुसंधान में बड़ी इकाइयां होती है, तो बड़े समूह में अधिक स्थिरता या जड़ता होती है, तो उसमें परिवर्तन की संभावना नाम मात्र की होती है। जो बड़े समूह होते हैं उनमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाता है, लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे अवधि होती है हमारी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, उसी प्रकार यहाँ पर जो मांग जो जड़ता नियम है इसमें दीर्घकालीन अवधि वाले फंडा या तरीका अपनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसका आगे अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे, मत बताए थे, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं व्यक्त की, उस परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी सोल्यूशन विद्यार्थियों ने आगे, हमारा बिंदु वही चल रहा है, मांग जड़ता नियम। ठीक है बच्चों, लिखिए आगे मांग जड़ता नियम के बारे में आगे क्या बताया जा रहा है। हमारा वो ये प्रोफेसर बावले के अनुसार परिभाषाओं को समझा रहा है, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हमारे अर्थशास्त्र के जनक भी, अर्थशास्त्र में बहुत नाम है व्यक्ति का, काफी चर्चित भी रहे इन्होंने, सांख्यिकी के अंतर्गत अर्थशास्त्र में बहुत अधिक योगदान दिया है अपना। ठीक है बच्चों, वो रीतियां चल रही है, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहेगा। रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, दो रीतियां थी हमारी। प्रथम जो रीति बताई गई थी वो महांक थी, महांक जड़ता नियम, और जो दूसरी बताई गई थी कौन सी थी बच्चों, सांख्यिकी नियमता नियम, सांख्यिकी नियमितता नियम। जैसे प्रथम नियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, महांक जड़ता नियम। महांक जो जड़ता नियम था, महांक जड़ता नियम के अंतर्गत प्रोफेसर बावले ने अपने मत प्रस्तुत किए, तो उन्होंने अपने बावले के सामने जो अपनी बात कही महांक जड़ता नियम के बारे में क्या कही, तो लिखिए प्रोफेसर या डॉक्टर बावले के अनुसार, डॉक्टर बावले के अनुसार। अब बावले ने जो परिभाषा व्यक्त की उस परिभाषा में उन्होंने क्या कहा, तो लिखिए कि एक समूह की व्यक्तिगत इकाइयां लगातार बदलती रहती है, एक समूह की इकाइयां लगातार बदलती
रहती है। बदलती रहती से मतलब तात्पर्य परिवर्तित होती रहती है, लेकिन समस्त समूह समस्त समूह जो होते हैं ग्रुप होते हैं, लेकिन समस्त समूह धीरे धीरे परिवर्तित रहते हैं, धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं या रहते हैं, यानी एक बड़े समय व्यक्ति की इकाई लगातार बदलती रहती है, लेकिन समस्त समूह धीरे धीरे होते हैं बच्चों, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तव में जो ये नियम हमारा उसके बारे में बताया गया है कि वास्तव में महांक जड़ता नियम, महांक जड़ता जो नियम है, इस नियम के बारे में बताया गया। वास्तव में महांक जड़ता नियम प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। वास्तव में जो महांक जड़ता नियम जो है, यह प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती है हमारी, तो प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति पर ही आधारित है। यह नियम संक्षेप रूप में कहा जाए तो संक्षेप रूप में एक डेफिनेशन दी गई है, संक्षेप रूप में के अंतर्गत भी यह लिख लीजिए। संक्षेप रूप में महांक जड़ता जो नियम बताया गया है, इसमें क्या कहा गया है लिखिए। संक्षेप रूप में कहा गया है कि संक्षेप रूप में कहा गया है कि क्या कहा गया है उसके बारे में बताया गया है। कहा गया है कि जो बड़ा समूह होता है, क्या होता है बच्चों, तो संक्षेप रूप में जो कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा कि जो बड़ा समूह जो हमारा होता है उसके बारे में कहा गया है। तो संक्षेप रूप में कहा गया है कि एक बड़े समूह में जो परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो एक बड़े समूह में परिवर्तनशीलता कम होती है, अब ये कम होती है तो क्यों होती है उसका भी कारण बताया गया है। तो कारण कम क्यों होती है परिवर्तनशीलता, तो क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सम और विषम इकाइयों का समावेश होने के कारण, क्योंकि उसमें सम और विषम यानी ओड और इवन नंबर कहने का तात्पर्य है सम और विषम संख्याएं होने के कारण, सम और विषम संख्याएं आपस में एक दूसरे के प्रभाव को, आपस में एक दूसरे की विशेषताओं को समाप्त कर देती है, यानी सम संख्या विषम संख्या प्रभाव को नष्ट कर देती है, और विषम संख्या जो होती है वह सम संख्या के प्रभाव को कम कर देती है, नष्ट कर देती है, और समग्र की वास्तविक जो विशेषता होती है वह सामने प्रकट हो जाती है। तो आगे लिखिए,
समग्र की वास्तविक विशेषता प्रकट हो जाती है। समग्र जो वास्तविक विशेषता होगी वह वास्तविक विशेषता के सामने प्रकट हो जाएगी। जो विशेषता हम जानना चाहते हैं या जिस विशेषताओं के लिए प्रायिकता सिद्धांत दैव प्रतिचिह्न का प्रयोग किया जा रहा है, जिस विशेषताओं का अवलोकन करें तो उस विशेषता के बारे में पता लग जाता है। आगे लिखिए, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अब हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसका मापन करते उसके बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि बड़े समूहों में भी स्थिरता अल्पकालीन यानी कम समय के लिए होती है। अल्पकालीन होती है, अभी अल्पकालीन होती है बड़े, यानी ये नहीं कहा जाए कि बड़े समूह के बड़ी इकाइयां हैं तो उसे परिवर्तन बिल्कुल ही नहीं होगा। परिवर्तन होगा, लेकिन वह जो परिवर्तन होता है वह अल्प समय के लिए, या परिवर्तन जो नहीं होता है वह बिल्कुल कम समय के लिए होता है। तो कम समय के लिए होता है, दीर्घ काल में परिवर्तन होता है, अर्थात दीर्घ काल में इनमें परिवर्तन होता है। अतः दीर्घ काल में इनमें परिवर्तन होता है। इनमें परिवर्तन होता है, दीर्घ काल के अंदर इनमें परिवर्तन होता है। जो बड़ी इकाइयां होती है उनके बारे में बताया गया है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर इसकी शॉट लेना है। इसको विद्यार्थी भूल के बोल रहा थोड़ा सा, इसकी शॉट ले लिया, ठीक है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। उदाहरण देखते हैं वो अब अल्पकाल में कैसे और दीर्घकाल में किस प्रकार से। ठीक है बच्चों, उदाहरण के माध्यम से तुरंत समझ में भी आएगा, आपको भूलोगे भी नहीं आप सभी विद्यार्थी। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए कहा गया, जैसे राज्य की जनसंख्या में, जैसे राज्य की जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, राज्य की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन उस राज्य के शहर की जो जनसंख्या होगी उस जनसंख्या की तुलना में उसके आकलन में बहुत कम या नाम मात्र का होगा। जनसंख्या में परिवर्तन कम होगा। हम इसका एक उदाहरण और कह सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, या और किसी राज्य के अंतर्गत गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है, तो गेहूं के उत्पादन में तो जरूरी नहीं है जब एक समान या एक मंथ के अंदर किसी निश्चित महीने के अंतर्गत, जैसे हम गेहूं का उत्पादन जैसे हमारे भारत के अंतर्गत या राजस्थान के अंतर्गत जो गेहूं का उत्पादन होता है बहुत कम होता है, और गेहूं का अधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ होता है, पंजाब के अंतर्गत होता है। जो हमारे राजस्थान में चारे की कमी आ जाती है, तो चारा कहाँ से आता है, पंजाब से, वहां गेहूं का उत्पादन क्या होगा, अब समय की अवधि एक ही है, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है उत्पादन की इकाइयों में बहुत अधिक परिवर्तन है, समय एक होने के कारण भी।
समय ये है कि अब यहाँ पर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कहीं हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो गेहूं का उत्पादन कभी अधिक कभी कम, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इस प्रकार का मापन होता है, परिवर्तनशील हो जाता है, कहने का तात्पर्य। तो इस नियम के आधार पर देखिए अंत में इस नियम के आधार पर क्या बताया गया है, देखिए इस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर, कौन सा नियम, महाजड़ता वाला नियम, इस नियम के आधार पर यह कह सकते हैं कि, यह कह सकते हैं कि जो बड़ी मात्रा में जो इकाइयां होती है, बड़ी मात्रा में इकाइयां, बड़ी मात्रा में दैव प्रतिचयन, जो दैव प्रतिचयन होता है बड़ी मात्रा के अंदर, तो बड़ी मात्रा में दैव प्रतिचयन, अत्यधिक शुद्धता, दैव प्रतिचयन में अत्यधिक शुद्धता यानी सही होने का प्रमाण, अत्यधिक शुद्धता व विश्वसनीयता होती है, व विश्वसनीयता होती है, यानी इसका जो मापन होगा वह मापन शुद्धता के स्तर पर सही होगा और विश्वसनीय प्रसन्नीय होगा। तो दैव प्रतिदर्श में, दैव प्रतिदर्श या प्रतिचयन, ठीक है बच्चों, दैव प्रतिदर्श में जितनी अधिक, दैव प्रतिदर्श में जितनी अधिक इकाइयां होगी, दैव प्रतिचयन में जितनी अधिक इकाइयां होगी, उसके परिणाम भी, उसके परिणाम जो रिजल्ट करके आएंगे, उसके परिणाम भी उतने ही शुद्ध व विश्वसनीय होंगे, शुद्ध होंगे। क्योंकि शुद्ध क्यों होंगे उसके लिए बताया गया है, शुद्ध इसलिए होंगे क्योंकि विपरीत गुण कौन से होंगे बच्चों, सम और विषम वाले, सम व विषम वाले, क्योंकि विपरीत गुण एक दूसरे की संपूर्ति करते हैं, एक दूसरे की संपूर्ति करते हैं, एक दूसरे का संपूर्ति करने का कारण बनते हैं। तो इसमें अंतिम बिंदु के चरण पर बाउले ने अपनी एक बात और बताई, तो प्रोफेसर बाउले के अनुसार लिख लेना इसमें, प्रोफेसर बाउले के अनुसार, अंतिम बिंदु पर प्रोफेसर बाउले ने अपनी बात कही। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अत्यधिक जड़ता, बड़ी संख्या में अत्यधिक जड़ता से तात्पर्य क्या है बच्चों, स्थिरता। अब हमने पूर्व में पढ़ा भी था, जड़ता से तात्पर्य स्थिरता वाला गुण। तो बड़ी संख्या में अत्यधिक जड़ता होती है, डॉट 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 का मतलब आगे जो हमने पूर्व में पढ़ चुके इसके बारे में। इस स्थिरता के कारण ही, इस स्थिरता के कारण ही जो हमारी सांख्यिकी माप होती है, सांख्यिकी माप संभव होता है, कारण ही
सांख्यिकीय माप, सांख्यिकीय माप संभव होता है, संभव होता है। ये बात हमारे प्रोफेसर बावले ने कही। इस प्रकार से हमारे जो महांक जड़ता नियम है, ये दो नियम जो बताए गए हैं, महांक जड़ता नियम और सांख्यिकीय नियमितता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नियम दोनों नियमों से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, दोनों नियमों के संबंधित। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना, अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है बच्चों, बावले ने ये कहा कि जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में अत्यधिक क्या पाएगी, जड़ता या निश्चलता का गुण उसमें अधिक पाया जाएगा। सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला वह गुण अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्थिरता के कारण ही, यदि अंकों में समंकों में स्थिरता पाई जाती है, तो स्थिरता पाई जाने कारण उसमें सांख्यिकीय माप भी संभव होती है। हमारे प्रोफेसर बावले ने बताया। ये हमारा आज का बिंदु खत्म समाप्त हो चुका है, सांख्यिक महांक जड़ता नियम। कल जो हमारा दूसरा बिंदु चलेगा, प्रतिदर्श प्रायिकता सिद्धांत और द्रव प्रतिचर्य प्रतिदर्श जो है हमारा, इसकी जो दूसरी रीति बताई गई थी, उस रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः अंतिम बिंदु पे कह रहा हूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ जानने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, कमेंट के माध्यम हमें बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आपको किस प्रकार से और मटेरियल की अधिक आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया? ठीक है बच्चों।